हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्ट्रेटजी के बारे में। किस बारे में? तो वो है एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स जो आगे एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। सबसे बड़ी बात ये है कि हम तैयारी कितनी भी कर लें, हम मेहनत बहुत करते हैं, ठीक है? बट अगर मेरा पेपर अगर उस समय हम पैनिक कर जाते हैं या फिर हमारे पास कोई स्ट्रेटजी पुख्ता स्ट्रेटजी नहीं होता है, तो फिर हम वहाँ पे फेल हो जाते हैं और हमारे पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाती है। ठीक है? तो अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर हम अपने पेपर में स्ट्रेटजी क्यों बनाएँ? स्ट्रेटजी बनाने का मकसद ये होता है कि हम अपने एफिशिएंसी को प्रॉपर्ली वहाँ वर्क करवा पाएँ। एफिशिएंसी का अर्थ क्या होता है? एफिशिएंसी का अर्थ ये होता है कि हम जितना भी मेहनत किए हैं, ठीक है? तो वो हम 100 टू 100% हम वहाँ उसको निकाल पाएँ, मतलब वहाँ हम परफ़ॉर्म कर पाएँ। इसलिए स्ट्रेटजी की ज़रूरत आपको पड़ती है। ठीक है? अब बड़ी बात क्या है कि आपको इसमें कुछ-कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अगर हम वहाँ उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो हम ये कन्फ़र्म है कि हम 100% एफ़िशिएंट होके वहाँ अपना जो है 100% दे पाएँगे। क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, हम आज उसी के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। और दूसरा चीज़ क्या है कि हम अपने एग्ज़ाम में पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करें, सेक्शनल वाइज़ कैसे अटेम्प्ट करें, क्या-क्या चीज़ें माइंड में रखनी है, स्टेप क्या-क्या लेने हैं और किन चीज़ों पे, किस सेक्शन पे कितना समय देना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे आज बात करने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा और अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर इसे शेयर कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जो भी हम अपडेट लाने वाले हैं अपने चैनल पे, वो आप तक अच्छे से पहुँचता रहे, आप उसको चेकआउट कर सकें। तो चलिए अब देखते हैं आज के में। तो पहला चीज़ क्या है जो आपको ध्यान रखना है, वो देखो ये वाला चीज़ है। ये क्या है कि व्हाट टू कीप इन माइंड, मतलब हमको अपने दिमाग में क्या रखना है। एग्ज़ाम देने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें आपको हम बताने चाहता हूँ कि ये है कि पहला, ध्यान दीजिएगा, पहला चीज़ क्या ध्यान रखना है कि हमको किसी भी चीज़ के लिए रिजिडिटी नहीं आना चाहिए हमारे अंदर। रिजिडिटी बिल्कुल नहीं आना चाहिए। रिजिडिटी मतलब क्या समझ रहे हो आप? रिजिड नहीं होना है हमको, कि रिजिड होने का मतलब हो गया कि मान लो हम कोई चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है? वो चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उसमें बहुत ही बेहतरीन हूँ, मास्टर कर लिया हूँ मैं उस चैप्टर में, ठीक है? अब वहाँ रिजिड नहीं होना है कि हमको ये चैप्टर अगर हमको आता है तो उसी को बनाना है। क्यों? क्योंकि आप ये जान लो कि एक क्वेश्चन पे हमें 2 मार्क्स होते हैं। चाहे वो कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन का हमें 2 मार्क्स ही मिलता है। तो हम क्यों ना वो क्वेश्चन ढूँढें, जो मेरे से आसानी से बन सकता है, ना कि रिजिड हो जाएँ कि हमको यही करना है। समझ गए? अगर मेरा मैथ भी अच्छा है, तो इसका अर्थ ये थोड़ा ही है कि हम मैथ को पहले अटेम्प्ट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समझ गए? तो हमको कैसे भी करके हमको वहाँ रिजिड नहीं होना है, पहला चीज़ तो ये आप दिमाग में रखना। दूसरा बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, दूसरा बात है कि आपको छाँटने आना चाहिए। छाँटने का मतलब क्या होगा कि आपको आसान क्वेश्चन, समझ गए? ईज़ी क्वेश्चन आपको छाँटने आना चाहिए कि आप जैसे ही क्वेश्चन देखते हो, चाहे वो रीज़निंग का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, आपको पता होना चाहिए कि ईज़ी क्वेश्चन ये वाला है। ईज़ी क्वेश्चन कैसे समझें? ईज़ी क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिसको कि आप तुरंत और बहुत आसानी से कर सकें। जो आपको लगे कि जैसे ही हम देखें और उसका तुरंत मेरे दिमाग में आ गया कि इसको ऐसे-ऐसे करना है, इस स्टेप से हमको बनाना है और ये मेरा आंसर आ जाएगा। उसको कहते हैं ईज़ी क्वेश्चन। हो सकता है वही ईज़ी क्वेश्चन किसी के लिए डिफ़िकल्ट हो और वही ईज़ी क्वेश्चन किसी के लिए आसान हो। समझ रहे हो ना बात? तो कोई भी एक चैप्टर है किसी के लिए डिफ़िकल्ट और आसान दोनों हो सकता है। इसलिए आप अपने ढंग से अपना ईज़ी क्वेश्चन ढूँढें कि ये चीज़ें वेरी ईज़ी हैं, तो इसको हम पहले अटेम्प्ट लेंगे। समझ गए? तीसरा सबसे बड़ा चीज़, तीसरा बात क्या है कि एग्ज़ाम हम जब देने आते हैं ना, तो वहाँ पे हमको अपना मैक्सिमाइज़ करना है नंबर, ना कि हमको किसी से लड़ना है या ना किसी और से हम कम्पीट कर रहे हैं। हमको वहाँ खुद से कम्पीट करना है कि मेरे अंदर जितना पोटेंशियल है हम उसको 100% वहाँ दिखा सकें। तो इसके लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि जो कॉम्पिटिशन होता है, कॉम्पिटिशन हमारे पास 1 आवर मिलता है। इस एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ, सीजीएल के बारे में। तो इसमें वहाँ हमको 1 आवर मिलता है। तो इसमें 2 क्वेश्चंस को हमको बिल्कुल छाँट के रखना चाहिए जिसको हमको स्किप करना है। एक तो होता है लेंदी, ठीक है? दूसरा होता है कि जो हमको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगता है वो। ये 2 चीज़, ठीक है? डिफ़िकल्ट आप समझ रहे हो, हम आपको पहले ही बोल चुके हैं डिफ़िकल्ट मतलब हो सकता है कोई चैप्टर आपके लिए डिफ़िकल्ट, जैसे मान लो जैसे हम बता रहे हैं आपको, जैसे वर्क एंड टाइम है। मान लो वर्क एंड टाइम क्वेश्चन आपको हमेशा जब भी पढ़ रहे थे आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर रहा था, तो उसको हम थोड़ा साइड करेंगे, कोशिश करेंगे इसको बाद में ही लेंगे। अब आपको ये क्या करना है, तो इन सब क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को हमको स्किप करने आना चाहिए।
ठीक है? स्किप करना अगर आप एग्ज़ाम में सीख लिए कॉम्पिटिशन में, तो आपके लिए चीज़ें दिक्कत नहीं क्रिएट करेगी और बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करोगे। अब स्किप करने का बात क्यों बोले हम या लेंथी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन? ये इसलिए है ताकि आपका जो माइंड है ना वो काम रह सके, शांत रह सके अंतिम तक। आप एक स्ट्रेटजी की तरह इसलिए ज़रूरी होता है कि ताकि आप एक जैसा बने रहें और आप अपना जो है क्या धीरे से आसान क्वेश्चन पहले और धीरे-धीरे करके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका होता है। यही मकसद होता है कि मेरा माइंड बिल्कुल वहाँ पे बोर महसूस ना हो, उसको भारी-भरकम महसूस ना लगे, उसको स्ट्रेस ना पैदा हो किसी क्वेश्चन हम मान लो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने लग गए। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जैसे अटेम्प्ट करेंगे, वो मेरे दिमाग में स्ट्रेस पैदा करेगा, जिससे कि हमारा आगे आने वाला उसमें जो बचा हुआ रिमेनिंग जो टाइम है, वो भी हमारा खराब हो जाएगा और हम पैनिक कर जाएँगे। तो इसलिए ये काम करना चाहिए, समझ गए? तो पहला रिजिडिटी नहीं होना है, रिजिड नहीं होना है, ईज़ी क्वेश्चन्स छाँटने हैं और लेंथी क्वेश्चन को स्किप करने हमको आना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि आपको काम रहना है। ऑलवेज़ पूरे एग्ज़ाम के दौरान काम रखना है, ठीक है? काम रहने का यही तरीका है कि आप आसान क्वेश्चन पहले करें और लेंथी क्वेश्चन मतलब काम रहना है मतलब आप बिल्कुल ज़्यादा मत सोचो। जैसे आप घर पे प्रैक्टिस करते थे वैसे करके आप एग्ज़ाम में लगातार देते हुए आगे बढ़ जाओ। 5वां पॉइंट, ठीक है? 5वां पॉइंट क्या है कि अगर आप इफ पैनिक हो जाते हो, ध्यान देना, ये बहुतों के साथ होता है कि आपका कुछ क्वेश्चन नहीं बना या फँस भी गए। अगर पैनिक हो तो या ट्रेपिडेशन महसूस होता है, घबराहट, ठीक है? ये दोनों चीज़ अगर महसूस होती है, तो आप ज़रूर 1 से 2 मिनट आप रुक जाओ, ठीक है? स्टॉप हो जाओ एग्ज़ाम में। स्टॉप होके लंबी साँस लो और उसे छोड़ो। समझ गए? इससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो है जैसे हम वो काम करते हैं, तो जो घबराहट में क्या होता है आप जैसे मान लो घबरा गए, आप लगातार ये क्वेश्चन नहीं बना दूसरा क्वेश्चन बनाने लगे, वो भी नहीं बना तीसरा क्वेश्चन बनाने लगे, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा वेट करो, थोड़ा 1-2 मिनट का बीच में गैप लो। जैसे हम सोने वक़्त क्या लेते हैं, जब क्या होता है कि एक छोटा-सा लैप ले लेते हैं तो पूरा एनर्जी फिर से रिस्टोर कर लेते हैं, वही चीज़ है कि हमको खुद को रिस्टोर करना है वहाँ पे। पैनिक नहीं होना है, घबराहट होने के बाद 1-2 मिनट रुकना है तो हम रिस्टोर हो जाएँगे, फिर जब परफ़ॉर्म करेंगे ना तो फिर हम अपने 100% के साथ परफ़ॉर्म कर पाएँगे। तो इन 5 पॉइंट्स का आप दिमाग में रखना। अब चलते हैं दूसरे पे। अब क्या करना है देखो, नंबर ऑफ स्टेप टू अटेम्प्ट द पेपर मतलब कितने स्टेप में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। हमको जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो हमें करना है 2 स्टेप में, ठीक है? पहला है स्टेप 1 ध्यान से और दूसरा है स्टेप 2। स्टेप 1 क्या है कि हमको चारों सेक्शन में से हमको सबसे पहले ईज़ी क्वेश्चन को बना के निकल लेना है। ईज़ी क्वेश्चन छाँटने आना चाहिए जो आपको हम पहले बोले। ईज़ी क्वेश्चन बनाए पहला स्टेप हुआ, जैसे मान लो रीज़निंग बनाए, बना के हट लिए, फिर गए इंग्लिश में बना लिए, फिर मैथ के बना लिए। तब फिर लौटना है हमको, समझिएगा बात को। क्या है इससे क्या होगा कि दिमाग पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, जो हमको पहले बोल रहे हैं, हमको स्ट्रेस में नहीं रहना है। पहला चीज़ ये करना है कि हमको पूरे एग्ज़ाम 1 घंटे को ही इतना ऑर्गनाइज़ तरीके से हमको एग्ज़ाम देना है कि मेरे दिमाग पे बिल्कुल भी स्ट्रेस ना पड़े, बिल्कुल ऑर्गनाइज़्ड तरीके से हमको एग्ज़ाम देना है। इसका ध्यान रखना, ठीक है? तो ईज़ी क्वेश्चन पहले करेंगे स्टेप 1 में और स्टेप 2 में फिर जब लौटेंगे तो जो बचा हुआ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसको हम अटेम्प्ट लेंगे। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट लेंगे। ये 2 तरीके से हमको करना है। मतलब समझ गए? ठीक है। अब देखिए, अब आपको अब बात ये आएगा कि सर सेक्शनल प्रायोरिटी क्या रखें और क्यों रखें? ठीक है? हर लोगों का अलग-अलग तरीका होता है। जैसे कि मान लो कि किसी का मैथ्स बहुत बढ़िया है, तो वो कहेगा कि हम मैथ्स पहले कर लेंगे, कोई कहेगा सर मेरा इंग्लिश बढ़िया है, इंग्लिश पहले कर लेंगे। बट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इन सब से बढ़िया क्या है, जो सबके लिए बेहतर रहेगा, वो क्या है और क्यों करना है वो समझिए। मेरा कहना है कि पहले आप रीज़निंग करें, ठीक है? दूसरा आप जीके जीएस करें, ठीक है? तीसरा आप इंग्लिश करें, ठीक है? और 4th सबसे लास्ट में आप मैथ्स करें। अब जैसे कोई क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है मेरे से, ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछ सकता है मेरे से कि सर आप मैथ्स को बाद में क्यों रखे? मेरा तो मैथ्स आसान है। तो आपको मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड। अभी तक जो सर्वे कहता है, जो एनालिसिस कहता है, वो क्या कहता है कि कोई भी पेपर का ध्यान देना, कोई भी पेपर का डिफ़िकल्ट होना या ईज़ी होना वो उसके कैलकुलेटिव सेक्शन पे डिपेंड करता है, मतलब किस पे? मैथ्स पे और थोड़ा बहुत रीज़निंग पे, ठीक है? क्योंकि कम और बेस आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है, वो सब में लगभग लेवल सेम रहता है, तो मैथ्स और रीज़निंग पे डिपेंड करता है। अब अगर आप समझो, अगर पेपर में आपका मैथ्स आसान आ गया, ईज़ी आ गया, तब तो आपकी बल्ले-बल्ले कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी अटेम्प्ट कर लो। बट हमको पता थोड़ी होता है, हम जब बनाना चालू करते हैं, हमको पता नहीं चलता, 1-2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बनाते तब तक में टाइम निकलता है और ईज़ी क्वेश्चन
पता नहीं रहता है कि हो सकता है मे बी शुरुआत में ईज़ी रखते, बाद में डिफ़िकल्ट डाल दें उसमें क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन रहते हैं तो कुछ ईज़ी का कुछ डिफ़िकल्ट हो जाए, तो आप उसमें फँसोगे, ठीक है? दूसरा क्या, रीज़निंग में भी कम से कम 7-8 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं या जिसमें हमको लॉजिक पे डिपेंड होता है, ठीक है? ये 2 चीज़ ध्यान रखना। अब मेरा ये कहना है कि अगर हम मान लो मैथ से स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना, अगर हम मैथ से स्टार्ट करते हैं, अगर मान लो आपका पेपर टफ आ गया, आप पहला ही क्वेश्चन बनाने बैठे नहीं बना या एक क्वेश्चन बनाए, दूसरा क्वेश्चन से बनना चालू मतलब दिक्कत हो रहा है। अब आपको क्या होगा कि शुरुआत का जो टाइम होगा, वो बिल्कुल स्ट्रेसफुल हो जाएगा। अब आपको क्या लगेगा, हम तो आधे घंटे दे दिए, 30 मिनट दे दिए, मेरे से 20 क्वेश्चन बना है, अभी तक तो मेरे 40 नंबर ही आए। और ये जो है आपको अगर ऐसा हो गया शुरुआत के आवर में और आपका दिमाग पे स्ट्रेस पड़ना चालू होगा कि हम समय ज़्यादा दिए, नंबर कम आया, इस तरह के दिमाग में चलती हैं एग्ज़ाम में, तब आप फँस जाओगे। इसलिए कहते हैं आपका मैथ अच्छा भी है, कोई बात नहीं, अच्छा है तो बाद में भी आप ज़्यादा समय रहेगा तो आप पूरे कंप्लीट कर लोगे। हमको तो मैक्सिमाइज़ नंबर निकालना है ना, वहाँ से मैक्सिमम नंबर के गेन करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रीज़निंग लेंगे, ठीक है? फिर जीके जीएस करेंगे, फिर इंग्लिश करेंगे और फिर जाके मैथ्स करेंगे। क्योंकि रीज़निंग में 7-8 क्वेश्चन होते हैं तो उसको छाँट के निकालना बहुत आसान है। क्योंकि इतना कन्फर्म है कि हाफ़ से ज़्यादा मतलब कम से कम 3/4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालते हैं रीज़निंग में, वो बहुत आसानी से बन जाते हैं। क्लियर हुआ? तो आपका सेक्शनल जो प्रायोरिटी होना चाहिए यही होना चाहिए और क्यों होना चाहिए वो मैं आपको बता दिया हूँ। अब चलते हैं हम इस पे, सेक्शनल टाइमिंग और कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर। अब ध्यान देना अच्छे से, ठीक है? अब जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो अब है कि कैसे अटेम्प्ट करना है। तो पहला मैंने बोला था आपको ध्यान देना, पहला मैंने आपको बोला था कि रीज़निंग करना है, ठीक है? रीज़निंग करेंगे। फिर क्या करना है जीके जीएस तो जीके जीएस करेंगे। फिर क्या करना है आपको? इंग्लिश करना है तो इंग्लिश करेंगे और लास्ट में वो क्या रखना है मैथ्स। अब हम एक चीज़ का ज़िक्र किए थे, ठीक है? हम सबका आपको बताएँगे ध्यान से। हम ज़िक्र किए थे कि स्टेप 1 और स्टेप 2 हम क्या बोले थे आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 2 तरह से पेपर को हम करेंगे, ठीक है? पहला स्टेप में क्या है कि आपको ध्यान देना है कि टोटल सम में कितने क्वेश्चन होते हैं? ऑल 25 क्वेश्चंस के होते हैं, ये तो आपको ध्यान है, ठीक है? 25 क्वेश्चंस में क्या करना है कि स्टेप 1 एकदम ध्यान से देखना, आपको जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? कि 17 से 18 क्वेश्चन 17 से 18 क्वेश्चन पहला स्टेप में करना है क्योंकि 17 से 18 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको कि आप बहुत ही आसान तरीके जैसे कि फिगर वाला हो गया, जैसे एम्बेडेड फिगर हो गया, जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिया उसमें से जो मतलब छाँटने वाले होते हैं कि जो बेमेल होते हैं मतलब जो एक जैसे नहीं है उसमें से अलग वाले छाँटने होंगे। जैसे कि नंबर सीरीज़ हो गया, थोड़ा बहुत वो उसमें दिक्कत भी आता है नहीं तो वो भी आप हटा सकते हो। जैसे मिरर इमेज हो गया, ठीक है? और जैसे आपको रहता है कि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहता है, बीच-बीच से गैप रहता है, बीच से गायब रहता है, उन सारे क्वेश्चन्स को लगाना। ये सब क्वेश्चन क्या हैं? आसान है। तो इसको आपको पहले निपटाना है। कुछ जैसे कि आपको बोलोगे डिफ़िकल्ट कौन से हुए सर? डिफ़िकल्ट जैसे हो गया कि आपको ये बॉक्स बना रहता है। लॉजिक वाला ऐसा रहता है कि यहाँ कुछ दे दिया, आपको पूछा यहाँ-यहाँ क्या होगा? तो ऐसे वाले क्वेश्चन्स थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। जैसे काउंटिंग फिगर हो गया, थोड़ा उसमें आपको लगता है कि सर थोड़ा उसको बाद में आराम से करेंगे जब समय मिलेगा, तो वो भी बहुत सही है। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको कि उन क्वेश्चन्स में से 17-18 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आसान होते हैं, उसको फर्स्ट स्टेप में करना है। ठीक है? अब दूसरा चीज़, अगर फर्स्ट स्टेप में करना है, आप ध्यान देना अगर करना है तो कितना समय देना है? हमको लगता है 17 से 18 जब आसान क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो 8 मिनट बहुत हैं। आप एकदम ध्यान रखना, ठीक है? 8 मिनट बहुत होता है। समझ गए? क्लियर है आपको? ठीक है। 8 मिनट बिल्कुल होता है। आप इससे ना टाइमिंग पे भी फ़ोकस करना कि टाइमिंग से ज़्यादा कुछ इधर-उधर नहीं देना है हमको, 8 मिनट में आसान क्वेश्चन निपटा देने हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट आपका आया था वो आता है जीके जीएस। जीके जीएस में कितना देना है? इसमें 25 क्वेश्चन टोटल करने हैं क्योंकि आता है, नहीं आता है तो उसका कुछ हम नहीं कर सकते। वो ऐसे भी हमको याद नहीं आने वाला। समझ गए? तो इसमें कितना मुश्किल से 4 मिनट। आप ध्यान देना 4 मिनट दिए, फिर आएँगे हम इंग्लिश पे, इंग्लिश को पूरे सेक्शन को करना है मुझे। ठीक है? मुझे इंग्लिश के टोटल 25 क्वेश्चन्स करने हैं अभी। हो सकता है कुछ क्वेश्चन बाकी रहे जैसे पीक्यूआरएस वगैरह होता है या क्लोज़ टेस्ट में 1-2 ऐसा रहता है जो कन्फ्यूज़िंग रहता है वो छूट जाए। लेकिन 25 क्वेश्चन ओवरऑल आप अटेम्प्ट ले लेते हो और इसमें जो हमको समय देना है, वो मुश्किल से 8 से 10 मिनट, बहुत हम बोल दिए। तो हम 8 मिनट पे ध्यान देंगे कि इतना में हमको ये क्वेश्चन मेरा पूरा इंग्लिश जो है वो मेरा अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। क्लियर? अब मैथ पे आते हैं। मैथ में होता है टोटल 25 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन्स? 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में से मेरा कहना है फर्स्ट स्टेप आप 15 क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट ले लोगे। कब? जब 15 मिनट दोगे। कितना दोगे आप? 15 मिनट में 15 क्वेश्चन करना आसान है क्योंकि हम आसान क्वेश्चन जब कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम 15 मिनट में ही निपटा दें? और ऐसा पॉसिबल है। अब जैसे कि मान लो
कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे डीआई का हो गया, वो आसान होता है। जैसे कि आपका मतलब सिम्प्लिफिकेशन का हो गया, कुछ क्वाड्रेटिक से हो गए, कुछ आपको जैसे वर्क एंड टाइम से हो गए या किसी भी चीज़ से जो आपको 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखा हुआ रहता है प्रीवियस ईयर से का मतलब एज़ इट इज़ उतरता है, वही तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं और कुल मिला के इतना में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। समझ गए? अब हमको बताओ कि स्टेप 1 में टोटल कितने क्वेश्चन्स आपने अटेम्प्ट लिए? अगर आप ध्यान दोगे तो 17 से 18 क्वेश्चन यहाँ हो गया, 25-25 यहाँ है, ठीक है? अटेम्प्ट कितना लिए वो मैं कह रहा हूँ। 25 में से आप सोच लो कि 18 क्वेश्चन तो यहाँ से बनेंगे, 18, 15, 33 हो गया। हाँ, 33 और 25, 33, 5, 38, 20, 58 यहाँ से, 10 यहाँ से, 68 क्वेश्चन आप फर्स्ट स्टेप में ले रहे हो। ध्यान देना, 68 क्वेश्चन आप कर चुके हो और टाइम कितना लगा आप अगर गौर से देखो तो 8, 4, 12, 8, 20, 10, 30, 5, 35 मिनट। अब आप सोचो कि 1 घंटे में से 35 मिनट आप निकाल लिए, ठीक है? और उसमें से 68 क्वेश्चन आपके बन गए, तो आप सोचो कितना आप रिलैक्स महसूस करोगे उस समय और आपको आगे का चीज़ उतना ही आपको आसान लगेगा। 68 मतलब होता है 70 में 140 के नंबर के आस-पास आप क्वेश्चन का नंबर का क्वेश्चन आप बना चुके हो और वो भी कन्फर्म, कहीं ये नहीं कि है कन्फ्यूज़न वाला और बहुत आसान है। आप कितना काम महसूस करोगे और आपके लिए चीज़ें आगे आसान हो जाएँगी। अब जो बचा समय 35 मिनट के बाद 25 मिनट बचा, 25 मिनट में क्या करना है? जैसे रीज़निंग हो गया, रीज़निंग का बचा हुआ कितना है? 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक है? रीज़निंग में आपके बचे हुए हैं 7 से 8 क्वेश्चन। अब इसको आप वहाँ से लौटना मैथ से, फिर इसको आके अटेम्प्ट करना और इसमें आपको क्या लगता है कितना समय आपको देना पड़ेगा? हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा बोले तो 10 मिनट बहुत होगा, ठीक है? 10 मिनट में 10 मिनट बहुत ज़्यादा बोल दिए हम, 8 मिनट काफ़ी है। एक क्वेश्चन को करने में 1 मिनट बहुत होते हैं रीज़निंग में अगर बनना है तो, ठीक है? तो 8 मिनट में आप इसको निपटा दोगे। बचा हुआ रहा तो 1-2 मिनट यहाँ स्पेयर करोगे, ठीक है? और यहाँ के बाद भी बताओ अब भी 15 मिनट से ऊपर आपको समय बचेगा। अगर आप प्रॉपरली करोगे ना तो 15 से 17 मिनट आपको बचेंगे इधर आके करने और 15-17 में कितना क्वेश्चन करना है आप बताओ? आपको करने हैं 10 क्वेश्चन और 15 से 17 मिनट मतलब 1.5 मिनट में 1.5 मिनट पर क्वेश्चन करने में ये मैथ्स पे लगाऊँ तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको चीज़ों को करना है। दूसरा क्या है, एक और चीज़ का ध्यान रखना है एग्ज़ाम को देते वक़्त कि मार्क फॉर रिव्यू का आप बिल्कुल यूज़ करें, मार्क फॉर रिव्यू। मान लो हम आसान क्वेश्चन भी कर रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है? मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है? इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसका क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि कोई भी ज़रा-सा भी कन्फ्यूज़न अगर महसूस हुआ कि यहाँ पे हम थोड़ा-सा हो सकता है इसको डबल देखने की ज़रूरत है, तो आप उसको तुरंत मार्क फॉर रिव्यू करके उसको आगे बढ़ जाओ। इससे क्या होगा कि वो जब आपके पास लास्ट में समय बचे ना, तो आप उस पे जाके उसको देख लो एक बार और चेक कर लो। तो आपको ज़रूर समय बचेगा और इस तरह से आप पूरा स्लॉट को कंप्लीट करेंगे और इसी तरीके से स्टडी के साथ चलेंगे। एक यहाँ पे हमको ये और बताना था कि आप सेक्शनल टाइम जो आपको मैंने शुरू में बताया था कि जो दिमाग में रखना है, तो सेक्शनल टाइम जो आपने फ़िक्स किया है, जैसा अभी मैंने बताया आपको, उससे हिलना नहीं है, वैसे ही यूज़ करना है चीज़ों को, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि आप जब चीज़ों को मतलब जैसे 8 मिनट देना था हमको रीज़निंग पे, तो 8 मिनट ही देंगे, उसमें जितना क्वेश्चन बना बनाए निकलेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप आधे घंटे के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके होंगे और वो आपको मेंटल स्ट्रेंथ देगा। आप तब ये स्ट्रेंथ देगा कि आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएँगे अपनी चीज़ों को लेके कि अब थोड़ा ही क्वेश्चन बाकी है और मेरे पास समय बहुत ज़्यादा है। समझ में आया आपको? आपके पास क्या है, थोड़ा ही क्वेश्चन बाकी है और समय बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको बहुत ही आसानी से आगे कर पाओगे, ठीक है? तो ये स्ट्रेटजी आपको बिल्कुल तरीके से फ़ॉलो करना है। स्टेप 1, स्टेप 2 और किसको कितना समय देना है आपको मैंने वो सब कुछ बता दिया। होप आपको ये मेरा स्ट्रेटजी और जो हमको बताए हैं आपको, ये आपको बहुत हेल्प करेगा और आप अपना एग्ज़ाम में अपना 100% निकाल पाएँगे, अपना पूरा 100 पोटेंशियल वहाँ पे दिखा पाएँगे और आप जितना बेहतर कर सकते, जितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट ले सकते और जितना मैक्सिमम मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते थे, वो आप कर पाएँगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप ज़रूर इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ और नेक्स्ट सीरीज़ के साथ और जो भी कुछ आपको बोलना है, आपको जो भी कुछ पूछना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए बाय-बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।